नमस्कार बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे। नेक्स्ट इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अब एयर एक्सपेंड होती है हीट करने पे। अब ये हम किस तरीके से समझेंगे इसको? एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझेंगे। एक्टिविटी में क्या करना है हमें? एक वेसल लेना है जिसमें एक गर्म पानी का होगा, एक ठंडे पानी का होगा, ठीक है। और फिर क्या है, एक ट्यूब लेनी है। एक ट्यूब के आगे क्या करना है हमने? एक बैलून लगाना है। जब ठंडे पानी में डालते हैं तब बैलून नॉर्मल रहता है या फिर अंदर सिकुड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन जब गर्म पानी होगा तो अंदर जो वेसल के अंदर जो गर्म हवाएं थी वो क्या करेगी? एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगी। एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगी तो वो बैलून को फर्दर पुश करेंगी, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। हीट करने पे एयर एक्सपेंड करती है और ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। फिर नेक्स्ट है हमारा एयर, वार्म एयर राइज अप करती है, मतलब ऊपर की ओर ज़्यादा उठने की कोशिश करती है। कब? जब उसको हीट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे इसमें एक्टिविटी में हमें क्या करना है? दो एक बैग लेने हैं जिसके अंदर एयर है, फिर नीचे एक कैंडल लेनी है जो उसको हीट प्रोवाइड कर रही है। रिमेंबर करें कि जलने ना पाए बैग, बस उसको हीट प्रोवाइड हो, बस इतनी डिस्टेंस पे रखना है कैंडल को। तो जैसे जैसे एयर गर्म होने लगेगी, वार्म होने लगेगी, तो क्या करेगी? ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, एक्सपेंड करने लगेगी। और जैसे जैसे एक्सपेंड करने लगेगी तो एयर क्या होगी? लाइट हो जाएगी। लाइट हो जाएगी तो क्या होगी? वो ऊपर उठ जाएगी, यानी ऊपर उठने की कोशिश करेगी। तो वो जो हमारा बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। राइट साइड वाला जो हिस्सा है वो डाउन आ जाएगा और लेफ्ट वाला ऊपर चला जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि वार्म एयर तो हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करती है और कोल्ड एयर हमेशा नीचे आने की कोशिश करती है। फिर नेक्स्ट है विंड करंट्स एंड आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ। अब हवाएं की जो दिशा है, धाराएं हैं, वो किस तरीके से बनती है? वो अब अर्थ का जो हमारा स्पेस है, पूरी पूरी अर्थ है, उसमें हर एक पॉइंट का अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कुछ हिस्सा बहुत ही ज़्यादा गर्म है, कुछ हिस्सा बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ से ढकी रहती है चीज़ें, पूरा पूरा साल गर्मी नहीं पड़ती है वहाँ पे। इस तरीके से इन चीज़ों की वजह से हमारे क्या बनते हैं? विंड की करंट्स बनती हैं, यानी धाराएं बनती है हवा की, जो कि फिगर में दिखाया जा रहा है 8.8 में कि किस तरीके से हवाएं चलती हैं। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब लैंड और वाटर भी हमारा क्या होता है? इनकी भी अनइवन हीटिंग होती है। कैसे? अब मान लो कि जैसे कुछ नदियां हैं हमारी जो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडी होती है, लेकिन कुछ गर्म पानी भी होती है, जिसमें जैसे नील नदी है उसमें हमें क्या मिलता है? गर्म पानी मिलता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में हम दूसरी कोई और नदी देखें, जैसे गंगा देखें, तो क्या होता है? उनका पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो इनके भी अनइवन हीटिंग के कारण भी हमारे एयर का करंट फ्लो चेंज होता है। फिर हमें कुछ करंट की डायरेक्शन दी गई है, विंड करंट की डायरेक्शन दी गई है ये इंडिया के मैप में, कि कौन सी विंड डायरेक्शन किस डायरेक्शन से होके पास होती है। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन विंटर जनरेट्स विंड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट कोल्डर लैंड। दीज कोल्डर winds कैरी लिटल वाटर, हैंस ब्रिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन एंड विंटर। अब सर्दियों में जब ये नॉर्थ वेस्ट से जो हवाएं चलती है, इसमें क्या होता है? एक स्मॉल अमाउंट में क्या होता है? मॉइस्चर या फिर वाटर होता है, जिससे क्या होती है? सर्दियों में भी कई बार थोड़ी बहुत बारिश होती है, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट में होती है, ज़्यादा बड़े अमाउंट में नहीं होती है। फिर नेक्स्ट हमारा थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। अब थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं? हवाओं के प्रेशर से जब वो गोल गोल तूफान बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? थंडरस्टॉर्म बोलते हैं, साइक्लोन या फिर टाइफून बोलते हैं। वो अलग अलग देश के अलग अलग नेमिंग है। Thunderstorms develop in hot, humid tropical areas like India very frequently. The rising temperature produces strong upward rising winds. अब जितना ही टेम्परेचर राइज करेगा उतनी ही ऊपर की तरफ हवाएं चलेगी, क्योंकि हमें पता है कि गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठने की कोशिश करती हैं। These wind carries droplets upward where they freeze and fall down again. अब ये ऊपर उसको लेके जाएंगी, तो ऊपर जैसे ही जाएंगी तो टेम्परेचर डाउन होगा, तो वो क्या होगा? पानी नीचे गिर जाएगा।
द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ दिस फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटनिंग एंड साउंड। इस वजह से क्या होती है हमारी लाइटनिंग और साउंड, इस फिनोमिना से हमारा लाइटनिंग और साउंड प्रोड्यूस होता है। इट इज द इवेंट दैट वी कॉल अ थंडरस्टॉर्म। जब बिजली कड़कने लग जाती है तो उसी को तो हम बोलते हैं थंडरस्टॉर्म्स। ठीक है। हाउ अ थंडरस्टॉर्म्स बिकम अ साइक्लोन। अब थंडरस्टॉर्म किस तरीके से साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है ये चीज देखें हम। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। अब वाटर को क्या चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है जब वो लिक्विड से वेपर स्टेट में जाता है। ठीक है, हीट देने के बाद ही वो लिक्विड से वेपर में चेंज होगा। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड। अब जब वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज होता है तो क्या वो हीट प्रोवाइड करता है। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। Before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. When water vapor changes back to liquid form as raindrops, this heat is released to the atmosphere. The heat released to the atmosphere warms the air around. The air tends to rise, cause a drop in pressure. अब क्या कह रहा है कि जब पानी को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो ऑब्वियसली वेपर बन जाता है, लेकिन जब वेपर कंडेंस होकर वापस पानी में चेंज होता है तो क्या होता है वो हीट रिलीज करता है। अब एक चीज में स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाने के लिए अगर हीट ले रहा है तो 2 से 1 में आने के लिए हीट उसको देनी पड़ेगी। अब हीट जैसे ही वो रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में तो वहां की हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। दिस साइकिल इज रिपीटेड। इस तरीके से ये साइकिल रिपीट होती रहती है। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड। इस तरीके से क्या होता है कि लो प्रेशर और हाई स्पीड विंड का जनरेशन होता है रिवॉल्विंग अराउंड इट। ये आपस में गोल गोल घूमती रहती है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। फैक्टर लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। ये सारे के सारे फैक्टर क्या है, साइक्लोन को अफेक्ट करते हैं। ये फिगर में जैसा दिखाया जा रहा है इस तरीके से क्या होते हैं, साइक्लोन प्रोड्यूस होते हैं। और ये इतने डिस्ट्रक्टिव होते हैं कि सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, पूरे के पूरे घर या फिर कुछ भी तहस नहस कर सकते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, उड़ीसा के अंदर 1999 में जो साइक्लोन्स आए थे वो क्या किया था, उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।